ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे रीढ़ की हड्डी। इसका हमने पिछली वीडियो में पूरा सारांश देख लिया था कि एक उमा नाम की लड़की की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान के लिए समाज की रूढ़िवादी सोच की कोई परवाह नहीं करते। हमने सार में पढ़ा था कि उमा को देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं, तो माँ बाप भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते तो सोचते हैं कि लड़की की शादी हो जाएगी तो हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। तो लेकिन शर्त ये है कि वो से कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तो जो उमा थी उसने ग्रेजुएशन की हुई थी, लेकिन वो पेरेंट्स इन लॉज के सामने झूठ बोलते हैं कि उसकी लड़की 10 ही पढ़ी है। जब उसका ससुर बात बात उससे कुछ क्वेश्चनिंग करता है तो वो हार कर उसे बताती है कि मैं कोई कुर्सी मेज की तरह नहीं हो जो आप मुझे परखने आए हो। आप मुझे परखने के स्थान पर अपनी बेटी की तरफ देखो जो कि एक करैक्टरहीन लड़का है। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइटर है उसने जो है मैसेज भी कन्वे किया है कि हमें जो है जो लड़के और लड़की में समानता रखनी चाहिए और रूढ़िवाद की सोच को छोड़ना चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो तत्व होते हैं किसी भी एकांकी में, ठीक है, 7-8 पॉइंट जरूर होने चाहिए उसके, फिर ही कोई एकांकी जो है पूरी तरह मंच में पेश की जा सकती है, स्टेज में पेश किया जा सकती है। तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कथानक होता है, ठीक है, फिर उसके जो पात्र चित्रण होने चाहिए, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 6 हो सकते हैं। तो किस प्रकार जो राइटर है उनका जो चित्रण करता है। देन आफ्टर भाषा शैली कैसे यूज़ करता है, वातावरण कैसा यूज़ किया है, वार्तालाप जो है स्वांत कैसे हैं, ये सारे उसके क्या है तत्व समीक्षा है। तो क्या ये जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है इसके तत्व समीक्षा के हम देखेंगे कि ये पूरी तरह सार्थक सिद्ध हुई है कि नहीं। कहते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक नाटक है, क्योंकि समाज को मैसेज कन्वे करना चाहा है, जिसमें भारतीय समाज में नारियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इस एकांकी तातु समीक्षा निम्न प्रकार है। चाहे ये स्टोरी 30-40 साल पहले लिखी गई थी, उस समाज की दृश्य को प्रकट किया गया था, रूढ़िवाद सोच को, लेकिन आज भी ये देखा जाए तो मिडिल क्लास में ये चीज़ें आज भी होती हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो लड़की को दिखाया जाता है लड़कों के सामने। तो लड़के वाले उसे सिर से लेकर पैर तक मतलब उसकी परख करते हैं, एजुकेशन पूछते हैं। तो ये चीज़ें आज भी होती है। तो ये कहते हैं कुप्रथा खत्म होनी चाहिए। कथानक क्या है? कथानक सबसे पहला इसका पॉइंट आता है, एकांकी का जो कथानक है या कह लो अथवा कहानी संक्षिप्त सी है। अभी ये नहीं होता कि उसके जन्म से लेकर मरने तक सारी कहानी प्रकट की गई होती है, उसकी लाइफ का कुछ एक पार्ट को शो किया गया होता है, उसी में ही मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। एकांकी का कथानक अथवा कहानी बिल्कुल संक्षिप्त है, बहुत छोटी सी है। तो रामस्वरूप और प्रेमा की बेटी जो उमा को देखने उसके जो ससुराल वाले आए हुए हैं, ठीक है, तो ब्याह से पहले जैसे जो एक कुप्रथा चलती थी और चलती है, अभी भी चलती है कि हमेशा ही लड़के वाले लड़की को देखने आते हैं। उमा जो है बीए पास है, लेकिन जो उनको लड़के देखने वाले आए हैं उनको सिर्फ कामकाज वाली लड़की चाहिए। तो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, वो जॉब करने जाएगी, तर्क बतर्क करेगी, तो वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। इसलिए जो लड़की का पिता है वो इलाज को झूठ बोल देता है कि मेरी लड़की जो है जस्ट ओनली 10 पास है, मैट्रिक पास है। गोपाल प्रसाद और शंकर, जो उसका ससुर है, लड़का जो शंकर है, उमा को देखने उसके घर में आते हैं। उनका मतलब कि बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, शिष्टाचार और औपचारिक बातचीत होती है, उसको खाना खिलाया जाता है। तो बाद में एंड में जैसे हिंदुओं में होता है कि वो लड़की को कहते हैं कि आप मतलब कि पान लेकर आओ। तो पान लेकर लड़की आती है। जब वो पान लेकर आती है तो ससुर को ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि उमा को चश्मा क्यों लगा है। उसे डाउट होता है कि तुम कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हो, तुमने पढ़ाई के कारण ये चश्मा तो नहीं लगा हुआ। तो
उसके जो पिता है, लड़की का पिता, उसे गोल मटोल कर देता है बात को कि नहीं नहीं, उसे तो चित्रकारी का बहुत मतलब भी पसंद है, ड्राइंग करनी बड़ी पसंद है, तो मेरी लड़की तो सिर्फ 10 पढ़ी है। तो जो इनलाज देखने आए हैं वो उसकी पढ़ाई लिखाई, सीना परोना, सिलाई कढ़ाई, चित्रकला, सारी बातें वगैरह पूछते रहते हैं। तो लड़की जो है कुछ जवाब नहीं सही तरह देती। उससे बस भी ना तो सज धज कर लड़कों के सामने आना, ना सवालों का जवाब देना अच्छा लगता है कि मैं कोई वस्तु थोड़ा हूँ क्योंकि मुझे देखने आए हुए हैं, ठीक है। तो वो उसे अच्छा नहीं लगता। तो खास बात ये नहीं अच्छी लगती कि उसके माता पिता झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैं ग्रेजुएट पढ़ी लिखी हूँ, तो लेकिन मेरे माँ बाप उन लड़कों को खुश करने के लिए जो क्यों झूठ बोल रहे हैं कि वो 10वीं पढ़ी है। तो जब वो अपने किसी सवाल का जवाब नहीं देते, तो सारे सवालों का जवाब जो है उसका पिता ही दे रहा होता है। तो वो गुस्से में आकर कहता है कि गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को टोकते हुए कहते हैं कि लड़की की ओर से उत्तर क्यों नहीं दे रहे, क्या उसके मुंह में जुबान नहीं है। उमा को अब बहुत गुस्सा आता है, उसका जो सब्र का बांध टूट जाता है। वे कहती है, जब बाजार में बिकाऊ कुर्सी में से नहीं पूछा जाता कि वे बिकना चाहती है कि नहीं चाहती, ठीक है, तो वह कहती है कि उसे जानवर की तरह आप देख परख रहे हो, परंतु क्या उन्होंने कभी अपने लड़के के बारे में पूछा है कि लड़का आपका कैसा है, कि मेरे आचरण के बारे में, मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में, मेरे गुणों के बारे में तो आप इतना पूछ रहे हो, तो क्या आपने अपने लड़के के बारे में पूछा है कभी। तो फिर उसका पर्दा खोलती है कि हाँ भी आपका लड़का कितना करैक्टरहीन है। वो बताती है कि लड़के के बारे में बताती है कि आपका लड़का क्या गुल खिलाता है। वे कहती है कि कुछ दिन पहले ही शंकर, जो लड़का उसे देखने आया था, लड़कियों के कॉलेज के सामने ताक झांक करते हुए पकड़ा गया था। तो नौकरानी से माफ़ी मांगकर वह छूट गया था। आप उसे भी पूछ लो कि उसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, ठीक है ना। कि सारे सवाल जवाब आप कर रहे हो, शादी वो करने आया है, वो देखने आया है, तो वो तो बस हूँ हाँ हाँ में जो बात बात में बात हाँ में हाँ मिला रहा है, तो झुक कर चलता है, बैठता है। उमा आवेश में गोपाल प्रसाद से कहती है कि घर जाकर वे अपनी लड़की की रीढ़ की हड्डी चेक करवाना। गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ चला जाता है, जहाँ से सारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कथानक में होता है कि स्टोरी सारी को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो जहाँ स्टोरी आप अगर आपने सार भी पढ़ा तो आप लिख सकते हो, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने 15-20 लाइनें एक्सप्लेन करनी है, आप 4-5 लाइनों में भी कथानक लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसके जो पात्र चित्रण हैं, 5-6 पात्र वगैरह है, ठीक है, कि कैसे पात्र चित्रण किया है। किसी भी कथानक रचना में जो कहानी कही जाती है वह कुछ पात्रों के वार्तालाप से होती है, क्रियाकलापों से होती है, जहाँ वो आपस में काम कर रहे हैं कुछ वगैरह। क्योंकि स्टेज पर खड़े होते हैं, आपने कभी ना कभी नाटक रंगमंच में देखा होगा, ठीक है। तो क्या वो काम कर रहे हैं, उसके फेस के एक्सप्रेशन क्या है, क्या वार्तालाप हो रही है, उससे पता चलता है कि जो सामने वाला करैक्टर है वो किस टाइप का है, क्या करैक्टर है उसका। किताब पात्रों के चित्रण में लेखक ने जो गुण दोष उसमें बरता है उसको चरित्र चित्रण कहता है। वंस अगेन, पात्रों के चित्रण में लेखक जो गुण दोष बरता है उसी को हम क्या कहते हैं, चरित्र चित्रण कहते हैं। एकांकी में कौन कौन से पात्र है, रामस्वरूप, प्रेमा, उमा, गोपाल प्रसाद और शंकर मेन पात्र है। और नौकर एक पात्र है, वो जस्ट उसे बात अच्छी तरह समझ नहीं आती इसलिए वो हास्य उत्पन्न करता है। जो उसके माता पिता है लड़की के, रामस्वरूप और प्रेमा, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है और सोच उसकी थोड़ी रूढ़िवाद है। वो लड़की को बोझ समझते हैं, तो शादी करवा कर उसे बस अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। दूसरा, वो लड़की के पक्ष होने के कारण भी वो जो लाज वाले होते हैं गोपाल प्रसाद के सामने हमेशा ही झुक कर बात करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। दूसरी तरफ आप हम गोपाल प्रसाद बारे के देखें तो भी थोड़ा रूढ़िवाद, थोड़ा के बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच वाला है, अहंकारी विरुद्ध है। लड़की को पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ी लिखी जो स्वीकार नहीं करता। वो सोचता है कि अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, आत्मनिर्भर बन जाएगी, तो आज्ञाकारी नहीं होगी, ठीक है। तो उसकी सोच रूढ़िवादी है। चाहे उसका बेटा कहने को डॉक्टर है, लेकिन वो भी दब्बू का सबाक है, इसलिए तो वो लड़की कहती है कि इसकी रीढ़ की हड्डी चेक करवा लेना। कहने का भाव कि सारे के पात्रों के बारे में बता दिया कि किस प्रकार के हैं कि वो
रूढ़िवादी सोच के टाइप के हैं। अब डायलॉग्स कि डायलॉग्स के द्वारा हमें जो पता पात्रों के चरित्र चित्रण का भी पता चलता है और स्टोरी का भी पता चलता है। कहता जो एकांकी एक क्या है, दृश्य श्रव्य विधा है। दृश्य यानी कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये। तो श्रव्य हम जो बातें कर रहे हैं वो सुनते हैं, देखकर और सुनकर हमें सारी स्टोरी का पता चलता है। इसलिए कहा जाता है एकांकी को ये एक कौन सी विधा है, दृश्य श्रव्य विधा है। लेखक जो कुछ पाठ के सामने पहुंचाना चाहता है वो किसके द्वारा पहुंचाता है, पात्रों के अभिनय द्वारा या उसके कामों के द्वारा ये चलाता है। ठीक है, तो जो पात्र लिए गए होते हैं, पात्रों की आयु, शिक्षा, संस्कार, व्यवसाय, परिवेश एकांकी के अनुसार ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे हमें उमा पढ़ी लिखी लड़की दिखाई है तो उसको चश्मा लगा हुआ है। तो जैसे जो शंकर है वो दिखाया कि थोड़ा बहुत दब्बू स्वभाव है तो चुपचाप बैठा हुआ दिखाई देता है। तो उसी प्रकार सारी वो जो संवाद करते हैं, बोलते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है। विशेष परिस्थिति में पात्र किस तरह की प्रतिक्रिया देता है जो उसके कही गई बातों से पता चलता है। जैसे उमा पहले चुपचाप रहती है कि माँ बाप की संस्कारी बेटी है, तो बट जब उसे लगता है कि मेरे पापा के खिलाफ बात कर रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हो, आपकी बेटी के मुंह में ज़बान नहीं है, तब उसका सब्र का बांध टूट जाता है। फिर वो हताश होकर गुस्से में बोलती हैं। तो कहते हैं जो उसके कई गई बातों से पता चलता है। नाटक में रोचता भी संवादों के माध्यम से आती है। इसलिए कहा गया है कि कथन एकांकी की आत्मा होती है, अतः इनमें दर्शक आभास होता है पात्र वर्तमान में जी रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। दो तो इन आपने लाइनें ऐड करनी है कि एकांकी एक दृश्य श्रव्यविधा है। ठीक है, तो जो पात्र जो भी संवाद होते हैं वो पात्रों की आयु, शिक्षा, संस्कार, व्यवसाय, प्रवेश के अनुसार होने चाहिए। ये इसकी आगे एकांकी की आत्मा होती है। तो फिर आपने थोड़ी बहुत जो डायलॉग्स वगैरह इसमें बोले गए हैं या कुछ भी है वो आपने लिख देने हैं। जैसे कहते हैं कि गोपाल प्रसाद का लड़का शंकर एक विहीन तूर्ण प्रकृति का युवक है, उसका अपना कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति वगैरह नहीं है। इसी प्रकार एकांकी का कथन आवश्यकतानुसार बहुत ही छोटी है, संक्षिप्त है और अपेक्षाकृत बड़ी हो भी है। सारे संवाद पात्रों के अनुकूल, परिस्थिति और प्रसंग के अनुकूल है। नेक्स्ट है देशकाल एवं वातावरण। जो भी स्टेज में हमें दिखाया जाता है वहीं से, जैसे वो सामान है, कार्टन्स लगे हुए हैं, चेयर्स वगैरह है, टेबल लगा हुआ खाने के लिए, तो वहीं से हमें थोड़ा गैस हो जाए कि ये मिडिल क्लास को बिलोंग करती फैमिली है या बहुत रिच फैमिली से है। तो हमें वहाँ से वातावरण देशकाल से पता चलता है कि वो मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग वगैरह करती है। किसी भी कथा को विश्वसनीय बनाने के लिए भी भी जो हम स्टोरी देख रहे हैं, स्टेज पर नाटक देख रहे हैं, तो सच में ये चीज़ें होती हैं, कोई परियों से की कहानी नहीं आई हुई। ठीक है, वो सचमुच में जो हमारे समाज में जो चीज़ें होती हैं उसे विश्वसनीय बनाने के लिए उनको सहज वातावरण में चित्रण करना जरूरी होता है। जैसे जो गोपाल प्रसाद है वो अपने गेस्ट के आने से पहले बाड़ को सजाने लगता है, भाग दौड़ करता दिखाई देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो एक मिडिल क्लास का फैमिली का बिलोंग करता है, क्योंकि उसको साधन कर्ज से कम है, तो उन्हीं साधनों से ही वो घर के मेहमानों की जो है आवभक्त करना चाहता है। गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप की बातचीत से लगता है कि झेम मिटाने और समय काटने के लिए है। गोपाल प्रसाद जिस प्रकार उमा को देख पर करता है, वह तरह तरह के प्रश्न पूछता है, वैसे मध्य परिवार में ये संभव है कि जब मिडिल क्लास के लोग मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं। लड़का चाहे कमाऊ हो या ना हो, गुणवान हो या ना हो, लेकिन लड़की उनको बिल्कुल परफेक्ट वगैरह चाहिए। तो ये चीज़ें जो शो की गई कि मिडिल क्लास में ये चीज़ें होती हैं कि सभी लोग जो सभी सुंदर सुशील सुरक्षित घरेलू लड़की की मांग वगैरह करते थे। जो उस समय की बात है, 40-50 वर्षों की पहले की बात है। तब पढ़ी लिखी लड़की की इतनी डिमांड नहीं होती थी जितनी ये होती कि लड़की जो है वो घरेलू काम में एक्सपर्ट हो। अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी मिल गई तो वो घर का काम नहीं करेगी, आज्ञाकारी नहीं होगी, जॉब करेगी तो हमारे कहने से बाहर जाएगी। ये थोड़ी मिथ वगैरह थी।
भाषा शैली जो है वो उसी प्रकार यूज़ करनी चाहिए कि लोगों को ये बात समझ में आए कि क्या आप उसमें डायलॉग्स बोल रहे हैं। ठीक है। किसी भी रचना में भाषा शैली महत्वपूर्ण होती है। सारा साहित्य भाषा के ही व्यापार है। एकांकी को हमेशा स्टेज पर पेश किया जाता है, तो डायलॉग्स के द्वारा जो है भी वो लोगों तक बात समझाई जाती है। तो डायलॉग्स इतने सिंपल सहज होने चाहिए, ज़्यादा वो ऐसे फ्रेजेस वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए कि आम दर्शक की समझ से ही बाहर चले जाए। इस एकांकी में वैसे खड़ी बोली यूज़ की गई है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, क्या वे बेबस, जैसे उमा बोलती है रोश में आकर, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदते हैं। ठीक है। इस सवाल से हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया है। कहने का भाव कि भाषा भावपूर्ण, पात्र और प्रसंग के अनुसार होनी चाहिए। उद्देश्य, जो भी एकांकी लिखता है उसे पता है मैंने छोटी सी एकांकी लिखी है, यानी कि छोटा सा पार्ट है किसी लाइफ का, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज मैं दुनिया को कन्वे करना चाहता हूँ। इसी प्रकार इस एकांकी का जो राइटर है, उस टाइम की जो सामाजिक बुराइयाँ थी कि लड़की को पढ़ाई लिखाई नहीं करवाना चाहते थे, लड़की को बोझ समझते थे, फिर जब सच में ही शादी के लिए जब इनकेस लड़की पढ़ी लिखी हो जाती थी ज़्यादा, तो उसके विवाह में प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आती थी तो आज भी आ रही है, इस चीज़ को समाज में पेश किया गया है कि इसको सब मिलजुल कर अपनी सोच को ब्रॉड करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। पहली तो प्रॉब्लम्स ने ये डिस्कस की कि आज भी चाहे जितने मर्जी मॉडर्न ज़माना हो चुका है, आज भी लड़की के विवाह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो लेकिन मुझे लगता है आज लड़कों और लड़की सेम ही समस्या वैसे बनी हुई है, दोनों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं इसलिए कई बार क्या होता है कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती है, सुंदर सुशील लड़कियां भी कई बार अनमैरिड रह जाती है। दूसरी बात, ये एक नेगेटिव थॉट था कि जो पढ़ी लिखी लड़की होती है वो परिवार नहीं संभालती, मनमानी करती है, आज्ञाकारी नहीं होती। ये मिथ तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की भी अच्छी तरह फैमिली को हैंडल करती है। भारतीय समाज में अभी भी स्त्री पुरुष को समानता नहीं दी गई, अभी भी एक एज अ ड्रीम लगता है। चाहे लड़का शंकर एक चरित्रहीन है, ठीक है, बट वो लड़की को गुणवान, संपन्न, सुशिक्षित पूरी तरह जैसे ढूंढना चाहते थे। जगदीश चंद्र मथुर इस एकांकी के माध्यम से समाज की जो रूढ़िवादी सोच वाले लोग होते हैं उसको सोच को बदलना चाहते हैं। तो जो उमा जैसी लड़कियां हैं उसको स्वतंत्रता उसकी बढ़ाना चाहते हैं कि नारी की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। संकलन रहा, वैसे ये माना जाता है कि कथानक का एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या है कि उसके कार्य, समय और स्थान की एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें है, वही समय है, मान लो कि वही उसी कमरे में सारी प्रॉब्लम जो घटना घट रही है, टाइम, स्थान और जो भी काम हो रहा है, वो तीनों में एकता है, तो जो एकांकी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे इस नाटक में हुआ। अभिनेता कहता, हमें पता है जो एकांकी होती है डायलॉग्स के द्वारा, पात्रों के द्वारा ये आगे चीज़ें बढ़ती है। ठीक है। तो किस प्रकार वो अपना हाव भाव प्रकट करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, फेस एक्सप्रेशन देते हैं, हाथ की मूवमेंट होती है या बॉडीज़ की मूवमेंट होती है, जब भाषा का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार सारी एकांकी जो है अभिनेता का भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि जे निर्देश, वेशभूषा, अंग संचालन, भाषा प्रयोग, प्रकाश एवं ध्वनि के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार हमने इसका देखा कि ये एकांकी इसकी तात्विक समीक्षा के आधार पर बहुत ही सार्थक सिद्ध है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे पात्र एक ही वीडियो में करेंगे। थैंक्स बेटा।